Hello, my dear friends. Welcome you in Dhara classes. This video is very important for BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए मित्रों। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं मित्रों। 91 क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रहा हूं जो कि 100% सफलता आपको दिलाने वाले हैं मित्रों। पूरी तरह से आप क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे तो 100% आपको सफलता मिलने वाली है। हम एक एक क्वेश्चंस को, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सभी यूनिवर्सिटियों में प्राय पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको मैं दे रहा हूं आपको। एक एक क्वेश्चंस आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा जिससे कि आप पूरी तरह से इसको समझ जाएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर करें मित्रों। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ ऊपर से, कार्यालय संबंधी कामकाज निपटाने के लिए किया गया पत्राचार कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों, जिस 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। कार्यालयी पत्राचार, इसको किस रूप में कहते हैं मित्रों? कार्यालयी पत्राचार के रूप में कहते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन आपका है, ऑफिशियल शब्द से क्या अर्थ ग्रहण किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, पूरी तरह से आप इसको समझते जाएं कि ऑफिशियल शब्द से क्या अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो आप ये समझ लें कि इससे जो अर्थ हम ग्रहण करते हैं वो सरकारी, यानी इसमें डी ऑप्शन जो आपका है ये सही होगा। इसमें सरकारी अर्थ ग्रहण किया जाता है मित्रों। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हुआ हूं। जैसे कि विशेष प्रकार के नियमों में बंधे और निश्चित प्रक्रिया से युक्त पत्र कहलाते हैं। देखेंगे मित्रों, इसको हम 4 ऑप्शन के अंतर्गत देख रहे हैं, जिसमें कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। औपचारिक पत्र किस रूप में इसको समझेंगे? ये औपचारिक पत्र के रूप में होता है। जो विशेष प्रकार के नियमों में बंधे और निश्चित प्रक्रिया से युक्त पत्र होता है वो एक औपचारिक पत्र होता है, ये हम जानते चलेंगे। इसके पश्चात जो अगला क्वेश्चन आपका है, औपचारिक पत्रों में प्रायः संबोधन लिखा जाता है। ये आपको देखना है कि इसमें कौन सा संबोधन आपको लिखना है मित्रों। तो इसमें देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें महोदय यानी महोदय संबोधन को लिखा जाता है मित्रों, जो कि आपको पूरी तरह से जानना है इसको, जो औपचारिक पत्र होते हैं। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों अगला क्वेश्चन, औपचारिक पत्र में पत्र समाप्ति पर स्वनिर्देश हेतु लिखा जाता है। यानी जो औपचारिक पत्र होता है, पत्र की समाप्ति पर स्वनिर्देश हेतु लिखा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों, क्या सही होगा आप समझेंगे इसको। बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन में भवदीय, क्या लिखा जाता है? भवदीय शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं मित्रों, पूरी तरह से आपको इसको समझ लेना चाहिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, सरकारी पत्र परिपत्र आदि का मसौदा तैयार करना कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, पूरी तरह से आप इसको समझ लें। ये 6 नंबर क्वेश्चन आपका है। इसमें आप देखेंगे, इसमें जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन सही है, प्रारूपण। इसको किस रूप में जानते हैं? प्रारूपण के रूप में मित्रों। इसके पश्चात जो है अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है? सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है? तो इसमें देखेंगे मित्रों 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, व्यक्तिगत शैली। यानी व्यक्तिगत शैली जो होती है, इसमें भाषा में जो प्रयोग की जाती है वो सरकारी पत्रों में अनावश्यक रूप से होती है। तो व्यक्तिगत शैली इसमें ऑप्शन जो आपका है करेक्ट होगा मित्रों। इसके पश्चात हम ये क्वेश्चन मित्रों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो इसको देखना है, सरकारी पत्रों में जो संबोधन करते हैं तो सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, महोदय या महोदया का प्रयोग करते हैं इसमें मित्रों। इसके पश्चात सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका है, सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स। इसमें 4 ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन सही है वो है बी, यानी कि संबोधन से पूर्व। यानी सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है संबोधन से पूर्व। पहले हम विषय लिख देते हैं, उसके पश्चात जिस टॉपिक पर हमको पत्र लिखना होता है उसके पश्चात संबोधन, ये हम अपने जो है
विषय को लिखने के पश्चात जो है संबोधन को लिखते हैं, ये हमें समझना है। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन मित्रों, सरकारी पत्र में प्रेषिती देखेंगे यहाँ पर, सरकारी पत्र में प्रेषिती का पद व पता लिखने के बाद लिखा जाता है। इसको हमें देखना है मित्रों कि जो सरकारी पत्र होते हैं, सरकारी पत्र में प्रेषिती का पद व पता लिखने के बाद लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है मित्रों? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जानना है, विषय लिखा जाता है, यानी इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसी प्रकार देखेंगे अगला क्वेश्चन, सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों, जिसको कि आप समझ सकते हैं। इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, भवदीय, यानी भवदीय शब्द का प्रयोग इसमें करते हैं मित्रों। इसके पश्चात जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, जो अगला क्वेश्चन आपका है डेमी ऑफिशियल लेटर्स, यानी डमी ऑफिशियल लेटर की बात की जा रही है, यानी डमी ऑफिशियल लेटर्स का हिंदी कृत रूप है, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं मित्रों। तो हिंदी में इसको कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र के रूप में ये होता है, तो ये हमें जानना है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन जो आपका है, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है, बहुत ही सतर्कता से आपको समझना है, उत्तम पुरुष में, यानी ये ऑप्शन आपका सही है मित्रों। इसमें उत्तम पुरुष के रूप में हम प्रयोग करते हैं। कौन सा? जो शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सचिवालय के सभी पत्र जो लिखे जाते हैं, उसमें हम किस पुरुष का प्रयोग करते हैं मित्रों? तो उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है, स्वनिर्देश के लिए, यानी स्वनिर्देश के लिए भावनिष्ठ शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में किया जाता है? तो ये हमें देखना है। तो इसमें देखेंगे ये सी ऑप्शन जो आपका है मित्रों, ये करेक्ट है। अर्धशासकीय पत्र के रूप में, यानी अर्धशासकीय पत्र के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि स्वनिर्देश के लिए भावनिष्ठ शब्द, यानी भावनिष्ठ शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में किया जाता है? तो अर्धशासकीय पत्र के रूप में किया जाता है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे पत्र के साथ संलग्न प्रतियां होती हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों। तो संलग्न प्रतियों के विषय में आपको बताना है, मूल प्रति की फोटो प्रतियां, यानी मूल प्रति की फोटो प्रतिलिपियां जो होती हैं, जो मूल प्रपत्र होते हैं, उन मूल प्रतियों के जो है फोटो प्रतियां उसमें संलग्न के रूप में की जाती हैं पत्र में मित्रों। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन कृतज्ञता युक्त वाक्य, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम देखते चलेंगे मित्रों। कृतज्ञता युक्त वाक्य आपकी अति कृपा होगी किस प्रकार के पत्रों में लिखा जाता है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है मित्रों। इसमें औपचारिक पत्रों में, यानी जो औपचारिक पत्र होते हैं, उसमें कृतज्ञता युक्त वाक्य या आपकी अति कृपा होगी किस प्रकार के पत्रों में लिखा जाता है। तो इन चीज़ों का प्रयोग हम जो है प्रायः जो है औपचारिक पत्रों में करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों, औपचारिक पत्रों में विषय कहाँ लिखा जाता है, यानी औपचारिक पत्रों में विषय को कहाँ पर लिखते हैं, ये हमें देखना है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है मित्रों। सी ऑप्शन, यानी प्रेषिती के पते के बाद, यानी जो प्रेषित जहाँ पर प्रेषित किया जाता है, प्रेषित करने वाले के पते के पश्चात जो है हम जो है औपचारिक पत्र में विषय को लिखते हैं मित्रों, ये हमें जानना है। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, किन पत्रों में पत्र लेखन अपनी शैक्षिक योग्यता का उल्लेख करता है? यानी किन पत्रों में पत्र लेखक जो होता है वो अपनी शैक्षिक योग्यता का उल्लेख करता है, वो किस प्रकार का पत्र होता है, ये हमें जानना है। तो इसमें वो और किसी प्रकार का पत्र नहीं हो सकता, केवल आवेदन पत्र में होता है मित्रों। यानी आवेदन पत्र में जो पत्र लेखक होता है वो अपनी शैक्षिक योग्यता का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम, पद और पता लिखा जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है मित्रों, जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डी, यानी कि इसमें पत्र के नीचे बाईं ओर, यानी पत्र के नीचे बाईं तरफ जो है अर्धशासकीय पद में प्रेषिती जो होते हैं, जो भेजने वाले होते हैं, का नाम, पद और पता लिखा जाता है।
जिसके पास भेजा जाता है मित्रों उसका नाम, पता और ये बाईं तरफ में लिखा जाता है मित्रों। ये हम समझेंगे इसको। इसके पश्चात जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रारूप में पत्र की समाप्ति पर आदर सहित या सादर जैसे शिष्टाचार युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो ए है, यानी कि अर्धशासकीय पत्र के रूप में। अर्धशासकीय पत्र में जो है हम आदर सहित या सादर जैसे शिष्टाचार युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये अगला क्वेश्चन किस प्रारूप में, क्योंकि हमको 91 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है मित्रों, तो थोड़ा हम शीघ्रतापूर्वक आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। किस प्रारूप में पत्र की समाप्ति पर मात्र हस्ताक्षर और पदनाम रहता है, ये हम ध्यान रखेंगे इसमें। तो जो आपका ऑप्शन बी है ये करेक्ट है इसमें कि गैर सरकारी पत्र या अशासकीय पत्र, इसमें ऐसा किया जाता है कि इसमें जो पत्र की समाप्ति होती है वहाँ पर हस्ताक्षर व पदनाम रहता है। किस प्रारूप में पत्र की समाप्ति पर मात्र हस्ताक्षर और पदनाम रहता है, तो ये आप गैर सरकारी पत्र या अशासकीय पत्र के रूप में इसको जानेंगे मित्रों। ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आगे का क्वेश्चन 22 क्वेश्चन देखेंगे, कार्यालय ज्ञापन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे मित्रों कार्यालय ज्ञापन के समय में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर जो कथन सत्य है उस कथन को हमें बताना है। तो कार्यालय ज्ञापन के लिए जो कथन सत्य है उसके लिए हम देखेंगे, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। इसमें ऑप्शन ए कार्यालय ज्ञापन के लिए इसमें ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है मित्रों। संबोधन और स्वनिर्देश अवश्य होता है, यानी संबोधन और स्वनिर्देश इसमें अवश्य होता है। ध्यान देंगे मित्रों, इसमें ये ऑप्शन आपका गलत है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है मित्रों। यानी कि इसमें जो है संबोधन व स्वनिर्देश नहीं होता है, संबोधन व स्वनिर्देश नहीं होता है। ये यानी कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। हम इसको डिटेल में पुनः बता रहे हैं मित्रों, ध्यान देंगे इसको। कि ये क्वेश्चन किस प्रारूप में पत्र की समाप्ति पर मात्र हस्ताक्षर और पद नाम रहता है, ये देखेंगे क्वेश्चन। यानी किस प्रारूप में जो है वाक्य, जो किस प्रारूप में पत्र जो होते हैं, जिस पत्र पर जो हम लिखते हैं प्रारूप में, देखेंगे मित्रों इस क्वेश्चन को हम पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। किस प्रारूप में क्वेश्चन को पुनः रिपीट किया जा रहा है। किस प्रारूप में वाक्य प्रायः अन्य पुरुष एवं कर्मवाच्य में होते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन है जिसमें कि 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों, तो 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो बी है। यानी बी का मतलब ज्ञापन पत्र, जो ज्ञापन पत्र होते हैं उनमें प्रायः जो है अन्य पुरुष एवं कर्मवाच्य में वो होते हैं वो पत्र। अब इसके पश्चात देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में जब कोई कार्यशैली पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालयों, विभागों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। इसमें ए ऑप्शन आपका सही है, परिपत्र या गस्ती पत्र। क्या कहते हैं? परिपत्र या गस्ती पत्र। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कार्यालयी प्रारूप नहीं है। निम्नलिखित में कौन कार्यालयी प्रारूप नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका डी है ये करेक्ट है, आवेदन पत्र। ये कार्यालयी प्रारूप के रूप में नहीं होता है, तो इसको हम डी ऑप्शन को सही करेंगे मित्रों। अब इसके पश्चात हम क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, नोटिस। यानी नोटिस का
हिंदीकृत रूप है, यानी नोटिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो ए नंबर है मित्रों, सूचना। यानी सूचना, नोटिस की हिंदी क्या होती है, सूचना। तो नोटिस का हिंदीकृत रूप है सूचना। ना संदेश होगा, ना टिप्पणी और ना ज्ञापन, इसमें हम सूचना पर सही का निशान लगाएंगे। इसके पश्चात मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है, यानी मसौदा के लिए जो उपयुक्त शब्द होता है उसको हम ए ऑप्शन करेक्ट मानेंगे, ड्राफ्ट कहते हैं। तो ड्राफ्ट यानी मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द ड्राफ्ट शब्द का प्रयोग करते हैं मित्रों। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन जो आपका है, अनौपचारिक टिप्पण, यानी अनौपचारिक टिप्पण क्या होता है। तो अनौपचारिक टिप्पण के विषय में आप जान लें, इसमें नो ऑफिशियल नथिंग, यानी नो ऑफिशियल नथिंग, इसमें कि जो अनऑफिशियल नोटिंग होती है, यानी अनऑफिशियल, यानी कि ए ऑप्शन जो आपका है ये करेक्ट है। यानी कि अनऑफिशियल नोटिंग जो होती है उसको हम अनौपचारिक टिप्पण के रूप में जानते हैं। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, सरकारी पत्र, परिपत्र आदि का मसौदा तैयार करना कहलाता है। तो इसमें देखेंगे मित्रों, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, यानी प्रारूपण। यानी प्रारूपण उसको हम कहते हैं। सरकारी पत्र, परिपत्र आदि का जो मसौदा तैयार करते हैं उसको हम प्रारूपण के रूप में जानते हैं। इसके पश्चात देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, कार्यालयी कार्य में, यानी जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, कार्यालयी कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है। तो नोटिंग का अर्थ हम जानते चलें, इसको हम क्या कहते हैं, टिप्पण लिखना। यानी टिप्पण लिखने की बात होती है, टिप्पण लिखने को नोटिंग कहते हैं, ये हमें समझ लेना है मित्रों। इसके पश्चात आगे हम ये अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभियुक्त किस वर्ग की है। अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभियुक्त किस वर्ग की है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है मित्रों, यानी सामान्य टिप्पण। सामान्य टिप्पण के रूप में हम इसको जानते हैं। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन जो आपका है, कॉन्टीजेंट। देखेंगे मित्रों, कॉन्टीजेंट नोटिंग का हिंदीकृत रूप है, यानी कॉन्टीजेंट नोटिंग का जो हिंदीगत रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो आनुषंगिक टिप्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुषंगिक टिप्पण, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है मित्रों, आनुषंगिक टिप्पण के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन जो आपका है, मिनट किसे कहते हैं। ध्यान देंगे मित्रों, बहुत ही छोटे छोटे वर्ड हैं जिसको हमें पूरी तरह से समझ लेना है। मिनट, यानी कि मिनट किसे कहते हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है मित्रों। इसमें आपको ये समझ लेना है कि मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी, यानी मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी को ही क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। ये पूरी तरह से आपको समझ लेना है मित्रों, इसमें किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आगे का क्वेश्चन जो है, जो क्रमांक जो यूनिट के अनुसार मैं आपको बताते चल रहा हूँ मित्रों। देखेंगे यहाँ पर, किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाने वाली अभियुक्त को टिप्पणी कहते हैं। तो टिप्पणी लिखने की कला या प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ये आपको बताना है मित्रों। तो इसमें देखेंगे उस कला, टिप्पणी को लिखने की कला व प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो इसमें जो सी ऑप्शन है आपका यही करेक्ट है, टिप्पण, यानी टिप्पण से ही टिप्पणी बना हुआ है मित्रों, तो हम टिप्पण को सही मानेंगे। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है, कार्यालय टिप्पणी, यानी ऑफिशियल टिप्पण जो होता है, कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है। यानी कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग कहाँ पर होता है, किसके साथ होता है, तो ये हमें जानना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट है मित्रों, किसी निर्णय तक पहुँचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु, यानी किसी तथ्य व नियमों को तक पहुँचने के लिए नियमों के तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है मित्रों इसमें। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है, संक्षेपण। संक्षेप से संक्षेपण बन गया है। संक्षेपण मूल पाठ से
कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। तो ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी एक तिहाई वर्ड का प्रयोग हमको इसमें करनी चाहिए था, कहिए करने चाहिए मित्रों। संक्षेपण के रूप में जो हम लिख रहे हों पत्र को, तो यहाँ पर देखेंगे कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना। जो मूल पाठ होता है उस मूल पाठ से कितने शब्द कम होने चाहिए उसमें, तो 1/3 शब्दों को कम लिखना चाहिए। ये आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। इसके पश्चात देखेंगे ये अगला क्वेश्चन आपका जो है संक्षेपण, यानी संक्षेप से संक्षेपण बना हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं हो। संक्षेपण की शैली होनी चाहिए, यानी संक्षेपण की शैली किस रूप में होनी चाहिए, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है मित्रों, समास, यानी समासिक शैली होनी चाहिए, समास होना चाहिए इसमें। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन जो आपका है प्रेसी, यानी प्रेसिया शब्द का हिंदी रूपांतर है। तो इसमें देखेंगे इसका इस ऑप्शन में जो है आपका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है, संक्षेपण, यानी संक्षेपण को ही प्रेसी के रूप में जाना जाता है, यानी अंग्रेजी में प्रेसिया के रूप में जानते हैं मित्रों, तो उसको संक्षेपण कहते हैं। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है किसी भाव विचार को विस्तार पूर्वक अभिव्यक्त करना कहलाता है। जो भी भाव विचार होते हैं उसको अभिव्यक्त करते हैं जब हम, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है इसमें। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन जो आपका ए है ये करेक्ट है, यानी पल्लवन, उसी को पल्लवन कहते हैं। आप पूरी तरह से समझ लें कि जब हम अपने भाव विचार को विस्तार पूर्वक व्यक्त करते हैं किसी के समक्ष, तो उसी को पल्लवन कहा जाता है। तो इसमें पल्लवन ऑप्शन आपका सही होगा। इसके पश्चात देखेंगे प्रतिवेदन का हिंदी रूपांतर है, यानी प्रतिवेदन का जो हिंदी रूपांतर है उसको हम कहते हैं रिपोर्ट, यानी ए ऑप्शन आपका सही है इसमें, रिपोर्ट, ये आप सही मानेंगे इसको। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन जो आपका है प्रतिवेदन लेखन में किस पुरुष का उपयोग किया जाता है, यानी प्रतिवेदन लेखन में किस पुरुष का हम प्रयोग करेंगे, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सी है ये करेक्ट है, यानी कि अन्य पुरुष का प्रयोग इसमें करते हैं। यानी कि यहाँ पर ध्यान देंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तथा अन्य पुरुष के रूप में हम जो जानते हैं, ये अन्य पुरुष का प्रयोग ही वहाँ पर किया जाता है। प्रतिवेदन लेखन में किस पुरुष का उपयोग किया जाता है, तो अन्य पुरुष ऑप्शन जो आपका होगा यही करेक्ट होगा मित्रों। तो इसको पूरी तरह से हमको याद रखना है। इसके पश्चात ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी इमेज में से टेक्स्ट को पहचान कर उसे संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलने की तकनीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका सही है उसको OCR कहते हैं। क्या कहते हैं, OCR, यानी ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा मित्रों। इसके पश्चात जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे मशीनी अनुवाद, यानी जो मशीनी अनुवाद होता है, मशीनी अनुवाद के लिए सेवाएं हैं। तो मशीनी अनुवाद के लिए जो सेवाएं हैं इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, यानी कि सभी, गूगल ट्रांसलेट, मंत्र, राजभाषा और बिंग ट्रांसलेटर, तो ये तीनों चीज़ें उपयुक्त सभी मानी जाती हैं इसमें, जब हम मशीनी अनुवाद के लिए सेवाओं के रूप में प्रश्न करते हैं कि मशीनी अनुवाद की सेवाओं के रूप में क्या क्या चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं मित्रों। इसके पश्चात जो है पाठ से वाक यंत्र को क्या कहा जाता है, यानी पाठ से जो वाक यंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो ये आप देखेंगे टेक्स्ट टू स्पीच, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, टेक्स्ट टू स्पीच। वो शब्द जो बोले जाते हैं, बोलने वाले शब्द को ही वाक यंत्र कहते हैं, तो टेक्स्ट टू स्पीच, ये ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन कीर्तिदेव, यानी ध्यान दें कीर्तिदेव चाणक्य आदि फांट टंकित हिंदी सामग्री को बदलते हैं, यानी कि कीर्तिदेव चाणक्य आदि फांट टंकित हिंदी सामग्री को बदलते हैं। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों, तो 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है ए, यानी कि यूनिकोड, उनको क्या कहते हैं, यूनिकोड में
उसको बदल देते हैं। फिर यूनिकोड के आगमन के बाद किसकी संख्या में वृद्धि हुई है, आपको बताना है मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसमें आप देखेंगे इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो करेक्ट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें है हिंदी वेबसाइटों की, यानी हिंदी वेबसाइटों की जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें यूनिट कोड के आगमन के बाद किसकी संख्या में वृद्धि हुई, तो यूनिट वेबसाइटों की, हिंदी वेबसाइटों की जो है वृद्धि हुई है इसमें। तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसके पश्चात देखेंगे ब्लॉगर, ये जो क्वेश्चन है आपका ब्लॉगर, यानी ब्लॉगर तथा वर्डप्रेस के ब्लॉग किसके लिए उपयुक्त हैं। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें बी ऑप्शन जो आपका है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, हिंदी के लिए उपयुक्त माना जाता है मित्रों। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन, हिंदी कंप्यूटिंग के क्षेत्र में हिंदी का भविष्य है। तो इसमें देखेंगे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट होगा, उज्जवल, यानी हिंदी का भविष्य जो है उज्जवल दिखाई पड़ रहा है। तो ये हम पूरी तरह से समझ। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, कंप्यूटर क्या है, क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कंप्यूटर क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो बी करेक्ट है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कंप्यूटर क्या है, क्वेश्चन किया जाएगा आपसे तो आप कहेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही कंप्यूटर है। अब इसके पश्चात देखेंगे चार्ल्स बैबेज कौन है। तो चार्ल्स बैबेज के विषय में आपको बताना है। तो चार्ल्स बैबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर ये कहे जाते हैं। तो ये हमको जानना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। इसके पश्चात देखेंगे पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है, यानी पहला जो कंप्यूटर था उसको किसे माना जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ये 4 ऑप्शन में ए ऑप्शन आपका सही है मित्रों, अबेगस, यानी अबेगस को जो है पहला कंप्यूटर माना जाता है। अबेगस नाम था उस कंप्यूटर का, अबेगस। तो ये हमें नहीं भूलना है। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके भाग हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके भाग हो सकते हैं, तो ये कंप्यूटर के ही भाग हैं। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही है, कंप्यूटर के ही भाग हैं ये। इसके बाद देखेंगे मित्रों कोबार्ड, ये क्वेश्चन, ये कंप्यूटर साइंस से संबंधित सारी क्वेश्चंस जो आपके यूनिट में दिए गए हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है मित्रों। कोबार्ड माउस एवं मॉनिटर किसके भाग हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि हार्डवेयर के, ये किसके भाग हैं, तो हार्डवेयर के भाग माने जाएंगे। इसके पश्चात देखें कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है, यानी कंप्यूटर का जो माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, उसको किसको माना जाता है मित्रों। तो इसमें सी या ए ऑप्शन आपका सही होगा, सीपीयू को, यानी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। इसके पश्चात देखेंगे अगला जो क्वेश्चन आपका है बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सारा डाटा कहाँ स्टोर होता है। ये पूरा डाटा जो फीड किया जाता है कंप्यूटर में वो कहाँ पर स्टोर होता है, इसे हमें बताना है मित्रों। तो हम इसमें 4 ऑप्शन देख रहे हैं। तो 4 ऑप्शन में ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, मेमोरी में, यानी मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। तो कंप्यूटर की याददाश्त का जो पार्ट होता है उसी मेमोरी में कंप्यूटर के सारे डाटे को स्टोर कर दिया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके पश्चात जो है अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये अगला क्वेश्चन मॉनिटर का क्या काम है। इसमें देखना है आपको कि मॉनिटर का क्या कार्य है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मॉनिटर का क्या काम है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए ही आपका सही होगा मित्रों, डाटा की को डिस्प्ले करना, यानी डाटा को डिस्प्ले करने का कार्य मॉनिटर का ही होता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसको कहा जाता है। तो इसमें हम इसको जानेंगे सीपीयू, यानी सीपीयू जो होता है उसी को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जानते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों कंप्यूटर से डाटा प्राप्त कर उसे डिस्प्ले करने वाली डिवाइस को कहते हैं। जो कंप्यूटर में जो डाटा होता है डेटा को प्राप्त करके उसे डिस्प्ले करने वाली जो डिवाइस होती है
उसको कहते हैं। तो आप ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है, उस करेक्ट ऑप्शन को आप समझें आउटपुट डिवाइस, उसको क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसके पश्चात देखेंगे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर किसके भाग हैं। इसमें 4 दिया गया है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, यानी 3 चीज़ें दी गई हैं पार्ट जो है कंप्यूटर के। तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर किसके भाग हैं, तो आपको बताना है। तो आउटपुट डिवाइस के, तो ये किसके भाग हैं, आउटपुट डिवाइस के। तो ये हमें जानना है मित्रों पूरी तरह से। अब इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई। 4 ऑप्शन इसमें दिया जा रहा है। 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन आपका ए सही है, सन 1952 में, यानी सन 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत मानी जाती है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही है। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में कौन सा कंप्यूटर स्थापित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आप देखेंगे ये इसमें ए ऑप्शन जो आपका है यही करेक्ट है, एनालॉग, यानी एनालॉग जो ए ऑप्शन है यही आपका सही होगा। क्योंकि इसमें किस विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में कौन सा कंप्यूटर स्थापित किया गया, तो उसका नाम था एनालॉग। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC 2M कहाँ स्थापित किया गया। ये आपको जानना है कि भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC 2M कहाँ स्थापित किया गया। तो 4 ऑप्शन इसमें दिया जा रहा है। तो 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है कोलकाता, यानी कोलकाता में जो है HEC 2M कंप्यूटर को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, HEC 2M का निर्माण कहाँ हुआ था, कहाँ पर इसको बनाया गया था। तो इसमें देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, इंग्लैंड में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, HEC 2M का विकास किसने किया, जिसने उसका विकास किया HEC 2M का, उसका नाम आपको बताना है मित्रों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका ए है यही करेक्ट है, एंड्रू डोनाल्ड बूथ ने, यानी एंड्रू डोनाल्ड बूथ ने जो है HEC 2M का विकास किया था मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे भारत द्वारा विकसित किया गया पहला कंप्यूटर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भारत द्वारा विकसित किया गया कंप्यूटर था उसका नाम आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट है मित्रों। इसमें ISI JUA, यानी कि ISI JUA ये पहला कंप्यूटर था भारत में जो कि विकसित किया गया था। अब इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, ISI JUA का विकास कब हुआ, यानी इसको कब इसका विकास हुआ। तो इसके विकास की तिथि को हमें बताना है। तो देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, यानी 1966 में, यानी 1966 में इसका विकास हुआ था मित्रों। ये हमें पूरी तरह से समझ लेना है। इसके बाद देखेंगे भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, ये हमें बताना है। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, इसमें परम 8000, यानी कि परम 8000 ये जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर माना जाता है। अब इसके पश्चात देखिए अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील संगणक। संगणक का मतलब होता है गणना करने वाला। तो यहाँ पर ध्यान देंगे मित्रों, प्रगतिशील संगणक विकास केंद्र स्थित हैं, यानी प्रगतिशील संगणक विकास केंद्र स्थित हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो बी है, यानी पूना, यानी पूना में प्रगतिशील संगणक विकास केंद्र स्थित है। तो ये हमें समझ लेना है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश कब हुआ, यानी कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी कब आई, उसका प्रवेश कब हुआ, ये हमें जानना है। तो इसमें देखेंगे कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश जो है कब हुआ। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये जो ऑप्शन आपका दिया गया है
ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा मित्रों। 90 के दशक में, यानी 90 के दशक में कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश हुआ है, ये हमें पूरी तरह से जान लेना है। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है मोबाइल ऑपरेटिंग, ये बहुत ही आधुनिक क्वेश्चन है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी का प्रवेश हुआ, यानी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी का प्रवेश हुआ तो इसको कब माना जाए, तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 2005 के बाद, यानी 2005 के बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी का प्रयोग हुआ था, ये हमें जानना है। इसके पश्चात देखेंगे हिंदी टंकण के लिए कौन सा कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है, ये आपको पूरी तरह से समझ लेना है मित्रों। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा इसमें, यानी कि ऑप्शन ए में बताया जा रहा है इंस्क्रिप्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यानी कि इंस्क्रिप्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग होता है हिंदी टंकण में, तो इस नाम से इसको जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन में ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन वर्तमान युग है, ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है ये ऑप्शन के रूप में। तो वर्तमान युग है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी का, विज्ञान का, इंटरनेट का, सभी का। तो वर्तमान युग जो माना जाता है इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी सभी का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी का है, प्रौद्योगिकी का, विज्ञान का, इंटरनेट का, तो ये डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कंप्यूटरों के विस्तृत महाजाल को कहा जाता है। कंप्यूटर के विस्तृत महाजाल को क्या कहते हैं मित्रों, तो यहाँ पर देखेंगे हम ये जो बी ऑप्शन है आपका ये ही करेक्ट होगा, इंटरनेट। क्या कहते हैं कंप्यूटर के विस्तृत महाजाल को, क्या कहते हैं इंटरनेट। तो ये हमें पूरी तरह से समझ लेना है। ये क्वेश्चन हिंदी में इंटरनेट को कहा जाता है, बहुत ही आवश्यक होता है जानकारी रखना मित्रों। इंटरनेट के विषय में सभी लोग जानते हैं, लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि हिंदी में इंटरनेट को क्या कहते हैं तो लोग नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि हिंदी में इंटरनेट को कहा जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस 4 ऑप्शन में आपको पूरी तरह से जान लेना है कि ए ऑप्शन आपका सही है, विश्वजाल। क्या कहते हैं इंटरनेट को, विश्वजाल के रूप में जाना जाता है हिंदी में मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर के माध्यम से पूरा विश्व बदल गया है। इसमें जो ऑप्शन आपका सही है मित्रों वो ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें विश्वग्राम में, ग्लोबल विलेज में, संपूर्ण युग में। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये डी ही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि इसमें ए और बी यानी विश्वग्राम में और ग्लोबल विलेज में दोनों जगहों पर जो है कंप्यूटर के माध्यम से पूरा विश्व बदल गया है। इन दोनों चीज़ों से पूरा विश्व में बदलाव हुआ है, विश्वग्राम में और ग्लोबल विलेज में। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, ए और बी इसमें सही माने गए हैं। तो ऑप्शन डी पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन सूचना के संचार के लिए बनाई गई विशेष प्रणाली कहलाती है, यानी सूचना के संचार के लिए बनाई गई विशेष प्रणाली कहलाती है। तो हमको इसके 4 ऑप्शन में ये देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है मित्रों ये ऑप्शन आपका सही होगा, इंटरनेट। यानी सूचना के संचार के लिए बनाई गई विशेष प्रणाली जो होती है वो इंटरनेट के रूप में जानी जाती है। नेटवर्कों का भी नेटवर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, पूरी तरह से आप समझते जाएं। नेटवर्कों का भी नेटवर्क है, तो ये हमें पूरी तरह से जानना है। इसमें क्या कहते हैं इसको, इंटरनेट। नेटवर्कों का भी नेटवर्क होता है क्या, इंटरनेट। तो ये ए ऑप्शन आपका इसमें सही लगाएंगे, इस पर सही का निशान। इसके पश्चात देखेंगे भारतीय लिपि, जो अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय लिपियाँ, जो भारतीय लिपियाँ हैं तो भारतीय लिपियाँ अपने मूल रूप में हैं, यानी भारतीय लिपियाँ अपने मूल रूप में हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन जो आपका है ए यही करेक्ट होगा मित्रों, अक्षरात्मक, यानी अक्षरात्मक अक्षर के रूप में भारतीय जो लिपियाँ हैं अपने मूल रूप में बनी हुई हैं, यानी उसको अक्षरात्मक कहते हैं। ना रेखिकीय होगा, ना चित्रात्मक होगा, ना उपयोग सभी। तो इसमें जो है अक्षरात्मक ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसके पश्चात देखेंगे भारतीय भाषाओं के लिए पुणे स्थित सी डैक
संस्था ने किस प्रणाली का निर्माण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, पूरी तरह से आपको इसको समझना है। तो इसमें देखेंगे ए ऑप्शन जो आपका है यही करेक्ट है, ISCH। तो ये हम पूरी तरह से इसको जानेंगे, ISCII। तो यानी कि ये जो ए ऑप्शन है आपका यही करेक्ट होगा इसमें। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, ग्राफिक्स एंड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी का निर्माण CDAC संस्था ने किसकी सहायता से किया? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, यानी कि ग्राफिक्स एंड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी का निर्माण CDAC संस्था ने किसकी सहायता से किया, ये आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो ए ऑप्शन है मित्रों, यानी कि इसमें IIT कानपुर, यानी IIT कानपुर का विशेष योगदान रहा मित्रों। ग्राफिक्स एंड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके निर्माण में CDAC संस्था की मदद की थी किसने? IIT कानपुर ने। तो ये पूरी तरह से हमको जानना है। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, इंटरनेट में ईमेल और की प्रमुख भूमिका रहती है। इसमें आपको फिलअप करना है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेबसाइट, कंप्यूटर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन सही है ये है वेबसाइट, यानी वेबसाइट यहाँ पर भर देंगे मित्रों। तो वेबसाइट का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, शब्द रत्न, सुलेख, संगम, अक्षर आदि क्या हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शब्द रत्न, सुलेख, संगम, अक्षर आदि क्या हैं? आपके लिए जीके के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, पूरी तरह से आपको इसको जान लेना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। 4 ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी, यानी कि हिंदी सॉफ्टवेयर। उसको हम हिंदी सॉफ्टवेयर के रूप में जानेंगे मित्रों। जो शब्द रत्न, शब्दों का जो रत्न है, सुलेख, सुंदर जो लिखा गया है, संगम, संगम का मतलब मिलाप हुआ है जो शब्दों का, अक्षर का मतलब जो वर्ण है। तो ये सारी चीज़ें उसको हम एक शब्द के रूप में जानते हैं, हिंदी सॉफ्टवेयर के रूप में मित्र उसको जान सकते हैं। अब इसके पश्चात देखेंगे जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, यानी कि प्रकाशन क्या होता है इनके विषय में आप जानें। प्रकाशन के क्षेत्र में कौन सी प्रणाली अत्यंत सफल हुई, यानी प्रकाशन के क्षेत्र में जो कौन सी प्रणाली अधिक सफल हुई, जिसको कि प्रकाशन को इंग्लिश में पब्लिकेशन कहते हैं। तो इसमें कौन सी प्रणाली ज़्यादा सफल हुई? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। 4 ऑप्शन में DTP, यानी DTP जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है यही सही होगा मित्रों। DTP के रूप में इसको जानते हैं। एयर इंडिया के लिए हिंदी पैकेट का निर्माण करने वाली संस्था है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है आपका ये करेक्ट होगा मित्रों, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मुंबई, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मुंबई, ये ऑप्शन आपका बी सही होगा इसमें। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, वेंचुरा। अगला क्वेश्चन आपका है, वेंचुरा एवं पेजमेकर किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी में भी चलाए जा सकते हैं? ये आपको बताना है इसमें, जो कि 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों। तो वेंचुरा एवं पेजमेकर किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी में भी चलाए जा सकते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक कार्ड गिस्ट से, यानी ए ऑप्शन ही आपका इसमें सही है मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड गिस्ट से चलाए जा सकते हैं ये। इसके पश्चात देखेंगे किस सॉफ्टवेयर में भारतीय संस्कृति, धार्मिक चित्रों के निर्माण की क्षमता है, यानी किस सॉफ्टवेयर में भारतीय संस्कृति, धार्मिक चित्रों के निर्माण की क्षमता बताई जा रही है? तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए आपका करेक्ट है मित्रों, रंगोली, यानी रंगोली का जो ऑप्शन है उसमें उस सॉफ्टवेयर में भारतीय संस्कृति, धार्मिक चित्रों के निर्माण की क्षमता बताई जा रही है। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, हिंदी दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं में किस स्थान पर है, यानी कि दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी किस स्थान पर है दुनिया में, ये आपको बताना है। हिंदी का स्थान बताना है मित्रों। तो आप
ये समझ लें कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सी ये करेक्ट है, यानी तीसरे स्थान पर। यानी दुनिया में बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान यहाँ पर आप जान सकते हैं। इसके पश्चात देखेंगे किसके माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग सरल हो गया है। ये आपको बताना है किसके माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग सरल हो गया है। तो इसमें जो है जो ऑप्शन दिया गया है यूनिकोड, यानी ए ऑप्शन आपका मित्रों इसमें सही होगा। यूनिकोड के रूप में, यूनिकोड के माध्यम से जो है इंटरनेट का प्रयोग सरल होता जा रहा है, हो गया है। तो ये हम समझेंगे। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों फेसबुक, जैसा कि आप जानते हैं मोबाइल पे आप फेसबुक को चलाते हैं, तो फेसबुक, ट्विटर भी चलाते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि क्या हैं, ये हमको जानना है, पूरी तरह से जानना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन में आपको ये जानना है कि ये सोशल मीडिया के रूप में जाने जाते हैं। सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया साइट्स के रूप में इसको हम जानते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो, ये हम सोशल मीडिया साइट्स के रूप में इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से सामान खरीदना कहलाता है, यानी घर बैठे सामान का क्रय करना इंटरनेट के माध्यम से कहलाता है। तो इसको आपको पूरी तरह से समझ लेना है। तो इसको ई शॉपिंग के रूप में जानते हैं मित्रों। इसमें ए ऑप्शन आपका सही है, ई शॉपिंग उसको कहते हैं। तो ई शॉपिंग के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने, अपनी पसंद का स्कूल कॉलेज चुनने एवं शिक्षा संबंधी सभी जानकारी मिलती है, तो किसके माध्यम से मिलती है मित्रों, ये आपको जानना है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट होगा, ई लर्निंग से। यानी ई लर्निंग से हम जो है इन सारी चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखेंगे इसके पश्चात इंटरनेट से क्या हानि है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पूरी तरह से आप इसको समझ लें कि इंटरनेट से क्या हानियां हैं। तो हम देखेंगे इंटरनेट से क्या हानियां हैं। तो पहला है समय की बर्बादी, दूसरा है पैसे की बर्बादी, और इसके पश्चात मित्रों इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है निजता की खतरा और उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें उपयुक्त सभी के रूप में आती हैं, यानी कि समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और जो है निजता की खतरा, यानी जो निजता होती है स्वयं की, उसका खतरा रहता है इसमें। और लास्ट है उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी यानी तीनों ऑप्शन, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, निजता की खतरा, यानी उपयुक्त सभी जो है ये जो ऑप्शन आपका है मित्रों, ये डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। तो ये पूरी तरह से जानना है। तो 92 क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ, जबकि यहाँ पर 91 क्वेश्चन की बात की गई थी मित्रों। दीज 91 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। पूरी तरह से यदि आप इसको एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी और हर तरह से क्वेश्चंस को आप लिख पाएंगे। मैंने इसके पूर्व के वीडियो में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के भी विषय में बता दिया हूँ। इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक विकल्प के रूप में बना हुआ था। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, उसको भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रखा हूं। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को पूरी तरह से लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन दबा करके पूरी तरह से लाइक सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में अवश्य शेयर करेंगे मित्रों, और कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।